शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के न्यूज़पेपर की हम एडिटोरियल वाले हिस्से के साथ में। सबसे पहला जो आर्टिकल देखने वाले हैं वो वक्फ बोर्ड में सुधार से रिलेटेड है। कैसे करके हम वक्फ संपत्तियों का जो मैनेजमेंट है उसको बेटर कर सकते हैं, उसके ऊपर ये आर्टिकल बेस्ड है। इसकी यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। वक्फ जो प्रॉपर्टीज़ है उसको कैसे करके हम मैनेजमेंट करेंगे, उसमें क्या सुधार की ज़रूरत है और किस प्रकार से जवाबदेही हम इंश्योर कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन के लिए हम बात करें तो भारत की विविध सामाजिक और आर्थिक संरचना में वक्फ का एक इम्पॉर्टेंट रोल हो जाता है। वक्फ मतलब एक ऐसी संस्था है जो मुसलमानों के द्वारा दान की गई ज़मीन को हैंडल करने का काम कर रही है। ये इस्लामिक परंपरा से जुड़ी एक स्टैट्यूटरी यूनिट्स मानी जाती है जो मुस्लिम समुदाय के सामाजिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। मतलब बताइए, इतना इतना ज़्यादा दान इनको यदि मिल रहा है और इस दान से यदि ये समुदाय अभी भी पिछड़ा हुआ है तो इस दान का कोई मतलब नहीं है। ये स्थिति तब भी और ज़्यादा दिक्कत वाली हो जाती है जब हम देखते हैं कि वक्फ भारत का तीसरा सबसे बड़ा लैंड ऑनर माना जाता है। इसके बावजूद भी मुस्लिम समुदाय के उत्थान में इसका कोई योगदान नहीं रहा। वक्फ संपत्ति का उद्देश्य है मुसलमानों के कल्याण के लिए स्कूल खोलना, अस्पताल, लाइब्रेरी और भी समाज के हितकारी संस्थानों का निर्माण इसके माध्यम से किया जाना चाहिए। लेकिन इसमें भ्रष्टाचार और एडमिनिस्ट्रेशन की अक्षमता के कारण ये उद्देश्य पूरा नहीं हो पा रहा है। वहीं यदि हम बात करें इसकी वर्तमान स्थिति की, ठीक है, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा वर्तमान स्थिति इसकी जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो वक्फ की वर्तमान स्थिति क्या है और उम्मीद बिल सरकार लाई है, इसके बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे। वक्फ मैनेजमेंट की प्रॉब्लम। वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन मुतवल्ली और वक्फ बोर्डों के अधीन होता है। मुतवल्ली मतलब वक्फ के संरक्षक बोलते हैं। कई मामलों में मुतवल्ली और वक्फ बोर्ड के सदस्य भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन और पारदर्शिता की कमी से ग्रसित हो जाते हैं। इसके अलावा आउटडेटेड रेंटर स्ट्रक्चर हमको देखने को मिल रहा है। कई सारी वक्फ संपत्तियां 1950 के दशक में तय की गई दरों पर किराए पर दी गई थीं। आज के बाज़ार के मुकाबले ये दरें बहुत कम हैं और इनसे उतना ज़्यादा राजस्व हमको नहीं मिल पा रहा है। उदाहरण के तौर पर रायपुर की एमआई रोड, मिर्ज़ा इस्माइल रोड पर कई वक्फ संपत्तियां मात्र 300 रुपया किराए पर दी गई हैं, जबकि उनकी बाज़ार की कीमत है 25,000 प्रति महीना तक हो सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं, सरकार वक्फ बोर्ड में सुधार करने के लिए उम्मीद बिल लेकर के आई थी। ठीक है, यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट बिल 2024 जिसको बोला जाता है। ये विधेयक वक्फ संपत्तियों के सुधार, उनमें ट्रांसपेरेंसी लाना, बेटर मैनेजमेंट के लिए इसको लाया गया था। इसमें यदि कोई मिसयूज़ कर रहा है, अवैध बिक्री कर रहा है, भ्रष्टाचार रोकने के लिए इसमें कड़े प्रावधान हमको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो सेंट्रल वक्फ काउंसिल है, इसमें कुछ महत्वपूर्ण चेंजेस किए जाते हैं। अब वक्फ संपत्ति से सरकार को कितनी कमाई हो रही है और उसका वास्तविक उपयोग हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। देखिए, वक्फ से संभावित राजस्व कितना हो सकता है। सचर समिति की 2006 की रिपोर्ट में बोला गया है कि वक्फ संपत्तियों से 12,000 करोड़ सालाना आय हो सकती थी, लेकिन वास्तविक रूप से ये 200 करोड़ से भी कम है। एंड मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के हिसाब से देखा जाए तो भारत में लगभग 8.5 लाख से भी ज़्यादा वक्फ संपत्ति हैं। यदि वर्तमान इन्फ्लेशन के हिसाब से आकलन करेंगे तो सालाना आय हो जाएगी 20,000 करोड़ रुपया। अब वक्फ संपत्तियों से मिलने वाले राजस्व का सही यूज़ कैसे होगा। देखिए, यदि वक्फ संपत्तियों से होने वाली आय का सही यूज़ किया जाए तो इससे मस्त स्कूल बनाए जा सकते हैं, यूनिवर्सिटीज़ बनाई जा सकती हैं, अस्पताल और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार हो जाएगा, टेक्निकल और व्यावसायिक
शिक्षा केंद्रों की स्थापना हम कर सकते हैं। वक्फ को सिर्फ मुफ्त सुविधाएं देने वाली संस्था की बजाय आत्मनिर्भर और उत्कृष्ट संस्थाएं स्थापित करने पर जोर देने की ज़रूरत है। वहीं तीसरे नंबर में आ जाता है वक्फ संपत्तियों की वित्तीय सुदृढ़ता और प्रशासनिक सुधार। वक्फ संपत्तियों से राजस्व बढ़ाने के हमें उपाय कुछ करने की ज़रूरत है, जैसे कि किराए की दरों को वर्तमान बाजार मूल्य के हिसाब से हम चेंजेस करें। किराए की वसूली सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी सिस्टम हम लेकर के आएँ। साथ ही साथ वक्फ संपत्तियों की अवैध बिक्री को रोकना है, मिसयूज़ को रोकना है, इसके लिए कानून बनाना है। वक्फ बोर्डों की प्रशासनिक दक्ष एडमिनिस्ट्रेशन कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए ट्रांसपेरेंसी और पेशेवर व्यवस्था लागू करने की हमें ज़रूरत है। ये सुधार क्यों चाहिए? ताकि इनकी इंडिपेंडेंट हम ऑडिट कर सकें, वक्फ बोर्ड में ईमानदार व्यक्ति बैठ सके। पारदर्शिता बढ़ाने के लिए डिजिटाइजेशन और पब्लिक इंफॉर्मेशन सिस्टम हमें लागू करना ज़रूरी हो जाता है। अब वक्फ का सही उद्देश्य और समाज में इसकी क्या भूमिका हो सकती है? वक्फ क्यों बनाया गया, दान क्यों किया जा रहा है? ऐसा नहीं कि खाली मुस्लिम समुदाय के लिए आप ये कर रहे हैं, बल्कि पूरे समाज के कल्याण में ये पैसा लगाना चाहिए। यदि वक्फ संपत्तियों को सही तरीके से मैनेज करेंगे तो इससे देश के विकास में बहुत हेल्प मिलने वाली है। शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यावसायिक विकास के क्षेत्रों में निवेश करके वक्फ को एक प्रभावशाली हम संगठन बना सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि वक्फ को विफल नहीं होना चाहिए। ठीक है, वक्फ संपत्तियां भारत में मुस्लिम समुदाय के उत्थान का एक जरिया है, लेकिन इसमें सुधार, पारदर्शिता और जवाबदेही चाहिए। उम्मीद बिल लाया गया था, लेकिन इसको प्रभावी तरीके से लागू करना पड़ेगा। अगर सही कदम उठाएंगे तो वक्फ संपत्ति समुदाय के विकास और पूरे समाज के कल्याण के लिए इम्पोर्टेंट पिलर साबित होंगी। हाल फिलहाल में देखा जाए, देखिए नया कानून आ गया है 2024 का, उम्मीद बिल जिसको बोला जाता है। एंड पुराना वाला जो कानून है ना, वो 1995 वक्फ एक्ट 1995 के माध्यम से संचालित होता था। दोनों में थोड़ा सा बेसिक अंतर हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैनेजमेंट की बात करें, पुराना कानून राज्य मतलब स्टेट वक्फ बोर्ड और केंद्रीय सेंट्रल वक्फ परिषद के वक्फ काउंसिल के माध्यम से इसका मैनेजमेंट किया जाता है। जबकि जो उम्मीद बिल आया है, ये केंद्र सरकार को पावर देता है और एक बेटर निगरानी तंत्र विकसित करने की बात करता है। वहीं अकाउंटेबिलिटी की यदि हम बात करें तो देखिए, ये अकाउंटेबिलिटी वक्फ बोर्ड पर आधारित हो जाती है, लेकिन भ्रष्टाचार और अपारदर्शिता की शिकायतें आते रहती हैं। नया बिल आया है, कहता है कि हम डिजिटल ट्रैकिंग करेंगे, पारदर्शी रिपोर्टिंग इसमें अनिवार्य कर दिया गया। जुरिडिक्शन की यदि हम बात करें तो ये राज्य सरकार के जुरिडिक्शन में आती हैं, और उम्मीद बिल कहता है वक्फ को अब हम सेंट्रलाइज करेंगे, सीधे केंद्र सरकार की निगरानी में ये परिसंपत्तियां आ जाएंगी। वहीं यदि हम बात करें किराया निर्धारण की, तो पुरानी दरों पर किराया तय किया जाता है कई दशकों तक बिना संशोधन के। सरकार कहती है ये ऐसा नहीं चलेगा, बाजार के मार्केट की वैल्यू के हिसाब से किराया वसूला जाएगा। वहीं यदि हम टैक्स कलेक्शन की बात करें तो ये बहुत कमज़ोर सिस्टम है, संपत्तियों का सही इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। और नया बिल कहता है कि वक्फ से ज़्यादा वसूली हम करेंगे। ठीक है, भ्रष्टाचार नियंत्रण के लिए कोई सिस्टम नहीं है, लेकिन अभी सरकार डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम और फ्री ऑडिटिंग सरकार ने अनिवार्य कर दी है। अवैध बिक्री की बात करें, कई सारी जो संपत्तियां हैं अवैध रूप से बेची जा रही, लेकिन नए बिल में सख्त निगरानी है। अवैध बिक्री यदि की जा रही है तो कठोर दंड का प्रावधान है। ऑडिटिंग की बात करें तो देखिए, ऑडिटिंग उतनी ज़्यादा अच्छे तरीके से पहले नहीं हो पाती थी, गड़बड़ियाँ हो जाती हैं, लेकिन अभी हर संपत्ति का डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाएगा। डिजिटलीकरण के लिए पहले सीमित प्रयास किए गए थे, मॉनिटरिंग केवल राज्य सरकार और वक्फ करती थी, लेकिन अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में सब चीज़ आने वाली है। सेकंड वाले आर्टिकल में हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों न्यू एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड।
पार्टिकुलरली एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म से संबंधित ये आर्टिकल है, जिसमें चर्चा करी जाती है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की। इसके अलावा यूजीसी की तरफ से जो न्यू गाइडलाइन आई है उसकी यहाँ चर्चा करी जाती है। सबसे पहले तो ओल्ड वर्सेस न्यू एजुकेशन पॉलिसी की यदि हम चर्चा करें तो हमारे देश में जो शिक्षा प्रणाली चलती थी पहले की, वो थी एनईपी 1986। इसको संशोधन किया गया था 1992 में, और नई एजुकेशन पॉलिसी अभी आई है 2020 की। क्यों आई है? ताकि एजुकेशन को हम मॉडर्न बना सकें, इसके अलावा हर व्यक्ति को एजुकेशन मिल सके, साथ ही साथ एजुकेशन की क्वालिटी में और भी ज़्यादा हम सुधार कर सकें। इन दोनों नीति को सबसे पहले तो हमें समझने की यहाँ पर ज़रूरत है। जैसे पुराना जो सिस्टम चलता था उसको हम 10+2 सिस्टम बोलते हैं। ज़्यादातर जो स्टूडेंट आज के टाइम में पढ़ कर के निकले हैं हम लोग, आप लोग, वो 10+2 के माध्यम से ही पास हुए। लेकिन नई वाली जो सिस्टम आई है, ये वाला जो सिस्टम है, मतलब पहली से लेकर के 10वीं तक और 10वीं के बाद 11वीं और 12वीं, ठीक, इस प्रकार से हमने एजुकेशन सिस्टम को बांट दिया था। 10वीं तक, 10वीं के बाद फिर हायर सेकेंडरी चालू हो जाता है, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी। नया वाला जो सिस्टम आया है इसको अलग अलग कैटेगरी में हम बांट दिए हैं। जैसे कि पहले 5 साल बच्चे के फाउंडेशनल पढ़ाई पढ़ाई जाएगी, इसके बाद जो 3 साल रहेंगे बच्चे के वो प्रिपरेटरी रहेगा, फिर बचा हुआ 3 साल वो मिडिल क्लास रहेगा, और फिर बचे हुए 4 जो साल रहेंगे, इस 4 साल में सेकेंडरी लेवल की पढ़ाई बच्चों को कराई जाएगी। इस प्रकार से इसकी संरचना है। पहले बोला जाता है कि पुरानी जो शिक्षा प्रणाली थी जिससे आप और हम सब लोग पढ़े लिखे और बहुत सारे लोग आईएएस बने, वो रटने वाली सिस्टम थी। लेकिन इसमें समझ और क्रिटिकल थिंकिंग पर जोर दिया जाएगा। प्री प्राइमरी एजुकेशन बच्चों को पहले कोई नहीं दिया जाता था, लेकिन 3 से लेकर के 6 साल के बच्चों के लिए अनिवार्य प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा का सिस्टम अभी नए एजुकेशन सिस्टम में देखने को मिलेगा। मीडियम की बात करें, पहले हुआ करता था मुख्य रूप से अंग्रेजी या फिर उस राज्य की भाषा हुआ करती थी। लेकिन नई एजुकेशन पॉलिसी बोलती है प्राथमिक लेवल पर तो बच्चे अपनी मातृभाषा में ही पढ़ाई से करेंगे, इसके बाद स्थानीय भाषा को प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं यदि हम बोर्ड एग्ज़ाम की बात करें तो 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्ज़ाम होते थे। इस नए सिस्टम में फ्लेक्सिबल कर दिया गया है टाइमिंग, मतलब 10वीं और 12वीं के अलावा सेमेस्टर वाइज मूल्यांकन किया जाएगा। ये है मेन अंतर। इसके बाद हायर एजुकेशन आ गया। जैसे कि हायर एजुकेशन को पहले कौन रेगुलेट करता था? यूजीसी करता था, एआईसीटीई करता था। वही नई एजुकेशन पॉलिसी में सिंगल बॉडी बनाई गई है, वो है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। डिग्री पहले 3 साल की होती थी, अब 4 साल का मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम लागू कर दिया गया है। वहीं यदि हम पाठ्यक्रम की बात करें तो लिमिटेड रहते थे उसमें फ्लेक्सिबिलिटी। नया वाला जो आया है ये मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच वाला रहेगा नया सिस्टम। रिसर्च की बात करें तो पहले रिसर्च पर कम ध्यान दिया जाता है, लेकिन नया जो एजुकेशन सिस्टम है इसमें नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के जरिए रिसर्च को बढ़ावा दिया जाएगा। वहीं यदि हम बात करें शिक्षक प्रशिक्षण की, तो पुराने सिस्टम में बीएड और अन्य पाठ्यक्रम के माध्यम से टीचर तैयार किए जाते थे। 2030 तक न्यूनतम 4 वर्षीय बीएड अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं नियुक्ति की प्रक्रिया की बात करें, राज्य सरकारों पर निर्भर, ठीक है, पहला सिस्टम था। अभी का जो सिस्टम है वो मेरिट बेस्ड होने वाला है। वहीं यदि हम बात करें, टीचरों को पहले ट्रेनिंग के बहुत लिमिटेड अवसर दिए जाते थे, लेकिन अब कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट दिया जाएगा नया एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से। सीधे चलते हैं एडिटोरियल की तरफ और देख लेते हैं एडिटोरियल, क्योंकि एडिटोरियल में क्या बोला जाता है। ये जो आर्टिकल है अपोजिशन की जो लीडर हैं कांग्रेस की, उनके द्वारा लिखा गया है, इसलिए जाहिर सी बात है इसमें जो सरकार की कमियां हैं पार्टिकुलरली एजुकेशन सिस्टम को लेकर के, उसको उजागर करने की यहाँ पर कोशिश करी जाएगी। अब हम देखते हैं इस आर्टिकल में किस प्रकार से मुद्दे उठाए जाते हैं। 2 मुद्दे यहाँ पर बेटर तरीके से उठाए जाने वाले हैं। पहले नंबर का जो
बात है वो एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के, और दूसरे नंबर की बात रहेगी यूजीसी को लेकर के। यूजीसी किस प्रकार से यूनिवर्सिटीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, इसके ऊपर इस आर्टिकल में फोकस किया जाता है। भारत में शिक्षा नीति में बड़े बदलाव हो रहे हैं, जिनमें से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसके अलावा यूजीसी के 2025 के कुछ नए मसौदे हैं, दिशा निर्देश हैं, ड्राफ्ट यूजीसी गाइडलाइंस 2025 हैं। साथ ही साथ वाइस चांसलर की अपॉइंटमेंट पर केंद्र सरकार की एक अधिकार को लेकर के। देखिए, किसी भी राज्य में यदि कोई यूनिवर्सिटी है तो वो राज्य उस यूनिवर्सिटी को पैसा देता है। इसके अलावा शिक्षा समवर्ती सूची में है, मतलब राज्य सरकार भी कानून बना सकते हैं, केंद्र सरकार भी कानून बना सकते हैं। तो राज्य सरकार हमेशा चाहते हैं कि वो जो यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर हैं वो हम लोग नियुक्त करें, उसमें हमारी भूमिका महत्वपूर्ण होना चाहिए। लेकिन केंद्र सरकार नया जो गाइडलाइन आई है उसमें बोला है कि राज्यपाल ही उस व्यक्ति की नियुक्ति करेंगे। ठीक है, इससे क्या होता है, राज्य सरकारों के जो अधिकार हैं, राज्य सरकारों के जो हक है वो कमज़ोर होते हैं, और इसी बात को लेकर के राज्य सरकारें प्रोटेस्ट कर रही, पार्टिकुलरली साउथ के जो राज्य हैं वो लोग। इन नीतियों के माध्यम से केंद्र सरकार ने 3 चीज़ों को टारगेट करने की कोशिश किया है। पहले नंबर की बात यह है सेंट्रलाइजेशन ऑफ स्कूल सिस्टम, कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन सिस्टम एंड कम्युनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन सिस्टम, मतलब शिक्षा का सांप्रदायिकरण। ये लेख इन्हीं 3 बिंदुओं पर केंद्रित है और विश्लेषण करता है कि ये नीतियां भारत के एजुकेशन सिस्टम को कैसे इफेक्ट डाल रही हैं। सबसे पहले फोकस करते हैं सेंट्रलाइजेशन के ऊपर। सेंट्रलाइजेशन यदि ज़्यादा हो जाएगा तो राज्यों की जो भूमिका है एजुकेशन सिस्टम में वो कमज़ोर होगी। पहले नंबर की बात करते हैं यूजीसी 2025 के मसौदा दिशा निर्देश। यूजीसी 2025 की कुछ गाइडलाइन है, उसमें क्या लिखा गया है। यूजीसी की नई गाइडलाइन आई है 2025 के, जिसके हिसाब से बोला जा रहा है अब राज्य सरकारों की भूमिका यूनिवर्सिटीज़ में जो वाइस चांसलर है उसकी नियुक्ति के लिए पूरी तरह से समाप्त कर दी गई है। राज्य सरकारों के पास कोई पावर नहीं रहेगी। यहाँ तक कि जिनमें राज्य सरकार फंडिंग दे रही है वहाँ पर भी कुलपतियों की नियुक्ति अब केंद्र सरकार ही करेगी। राज्यपाल जो आमतौर पर विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होते हैं, चांसलर होते हैं, अब नियुक्ति में एकाधिकार रखेंगे, मतलब मेन व्यक्ति राज्यपाल रहेगा। ये संविधान की कंकरेंट लिस्ट में हस्तक्षेप और फेडरल स्ट्रक्चर पर सीधा सीधा हमला माना जा सकता है। पहली चीज़ ये है, सेंट्रलाइजेशन यदि सरकार ने करी है तो उससे क्या हुआ है। केंद्र सरकार का एकाधिकार और बातचीत की कमी। केंद्र सरकार ने 2019 के बाद से सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन की कोई बैठक नहीं बुलाई है। एनईपी लागू करते समय भी राज्यों से सलाह मशवरा नहीं किया गया था। ये चीज़ दिखाता है कि केंद्र सरकार संवाद की जगह अपनी नीति जबरन थोपने की प्रवृत्ति अपना रही है। बुलविंग टेंडेंसीज को बोला जाता है। इसके बाद सरकार लेकर आई थी पीएम श्री योजना। अब पुराने जो स्कूल चले आ रहे हैं उसको आप क्या करेंगे, आप नए नए स्कूल खोलते जा रहे हैं तो पुराने सरकारी स्कूल तो क्या बंद कर देंगे। केंद्र सरकार पीएम श्री मतलब पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना को लागू करने के लिए समग्र शिक्षा अभियान के फंड को रोक रही है। वहीं जो समग्र शिक्षा अभियान फंड का उपयोग शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत सरकारी स्कूलों को सहायता देने के लिए किया जाता है। केंद्र सरकार ये फंड को रोक करके राज्यों को अपने मॉडल स्कूलों की योजना अपनाने के लिए मजबूर कर रही है। मतलब बोल रही है कि आप अपने खुद की जो मॉडल अपना रहे हैं, अब आपको पैसा ही नहीं मिलेगा तो आप क्या कर लोगे। ये संविधान की भावना और संघीय व्यवस्था के खिलाफ में। सेकंड नंबर में एजुकेशन को कैसे करके व्यापारी लोग या फिर व्यापार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है और इससे व्यापारीकरण होने वाला है, मतलब कमर्शलाइजेशन होगा, ज़्यादा से ज़्यादा महंगी होने वाली है आने वाले टाइम पीरियड में एजुकेशन सिस्टम। पहले नंबर का पॉइंट है सरकारी स्कूलों को बंद करना और प्राइवेटाइजेशन करना, मतलब प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा देना। जितना चाहे फीस वसूल लो, फिर सरकार कुछ नहीं करेगी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत सरकार ने प्रत्येक मोहल्ले में प्राथमिक और
उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना का वादा किया था। लेकिन नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने स्कूल कॉम्प्लेक्स की अवधारणा ला करके इस मॉडल को कमज़ोर कर दिया है। इसका नतीजा ये हुआ 2014 से अब तक लगभग 90,000 सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं। 40,000 नए प्राइवेट स्कूल खोले गए हैं। गरीब परिवारों को मजबूरन महंगे और अव्यवस्थित निजी स्कूलों में एंट्री लेना पड़ता है। हर किसी का सपना आजकल हो गया है प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना है। इसके बाद सेकंड वाला जो पॉइंट उठाया जाता है वो है हायर एजुकेशन सिस्टम को लेकर के। तो उच्च शिक्षा में HEFA का प्रयोग और शिक्षा की लागत में वृद्धि होना। केंद्र सरकार ने देखिए केंद्र सरकार ने क्या काम किया है, HEFA, ठीक है, हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी को UGC के ग्रांट्स सिस्टम की जगह पर लाया है। मतलब UGC ग्रांट चलता था उसकी जगह में सरकार ने HEFA ला दिया है। इसके अंतर्गत विश्वविद्यालयों को मार्केट रेट पर, मतलब मार्केट इंटरेस्ट रेट पर कर्ज लेने पर मजबूर किया जा रहा है। इसका मतलब ये हो गया है कि हमारी जो शिक्षा प्रणाली ऐसी हो गई है कि उनको मजबूर होकर के महंगे लोन लेने पड़ जा रहे हैं। ठीक है, संसद की शिक्षा पर स्थायी समिति की रिपोर्ट ने क्या बोला है, HEFA के तहत लिए गए 78% से 100% तक के जो ऋण की भरपाई है यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट लोग कर रहे हैं। इससे छात्रों की फीस लगातार बढ़ाई जा रही है। इसके बाद शिक्षा में भ्रष्टाचार और परीक्षा प्रणाली में लगातार घोटाले होते रहे हैं। जैसे कि NAAC में रिश्वतखोरी घोटाला हुआ, NTA की अक्षमता हमको देखने को मिली, जिसको राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी बोलते हैं। यूनिवर्सिटी और परीक्षाओं में बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार इस व्यापारीकरण का सीधा परिणाम माना जाता है। तीसरे नंबर में शिक्षा का किस प्रकार से सांप्रदायिकरण किया जा रहा है, इसके ऊपर यहाँ पर हम फोकस करते हैं। NCERT की पाठ्यक्रमों में आपने बदलाव किए हैं। जैसे NCERT की हिस्ट्री की किताबों से महात्मा गांधी की हत्या का विवरण और मुगल भारत के बहुत सारे अध्याय हटाए जा रहे हैं। संविधान की प्रस्तावना को किताबों से हटा दिया गया था, लेकिन बाद में जन विरोध होने के कारण इसे वापस जोड़ा गया है। इतिहास को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया जा रहा है ताकि एक विशेष विचारधारा वाले चीज़ों को बढ़ावा मिल सके। मतलब मुस्लिम चीज़ों से जुड़ी हुई, मुस्लिमों का शासन, उन सारी चीज़ों को यहाँ से ख़त्म करने की कोशिश करी जा रही। फिर यूनिवर्सिटीज़ में जो अपॉइंटमेंट किए जा रहे हैं उसमें भी बायस्ड हमको देखने को मिल रहा है। शोध मतलब रिसर्च एंड टीचिंग में अयोग्य लेकिन सरकार समर्थक विचारधारा के प्रोफेसरों की नियुक्ति करी जा रही है। IIT और IIM जैसे संस्थानों में भी राजनीतिक विचारधारा के अनुरूप नेतृत्व को प्राथमिकता दी जा रही है। UGC अब प्रोफेसरों और कुलपतियों की योग्यता को कमज़ोर करने की योजना बना रहा है ताकि विचारधारा पर आधारित टीचर्स लोगों की भर्ती की जा सके। क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या इससे भारत का जो एजुकेशन सिस्टम है वो कहना चाहिए खतरे में है। केंद्र सरकार ने तीन एजेंडा चलाए हैं, केंद्रीकरण, व्यापारीकरण और सांप्रदायिकरण। इसको लागू करके शिक्षा प्रणाली को पूरी तरह से सरकार बदल रही है। राज्यों के अधिकार कम किए जा रहे हैं, शिक्षा को मुनाफे का साधन बनाया जा रहा है, इतिहास और पाठ्यक्रम को राजनीतिक विचारधारा के हिसाब से सरकार बदल रही है। इसके संभावित समाधान क्या हो सकते हैं, तो देखिए सबसे पहले नंबर का समाधान ये है, राज्य सरकारों को शिक्षा नीति में ज़्यादा फ्रीडम आप दीजिए। सरकारी स्कूलों और यूनिवर्सिटीज़ के बजट में कटौती ना करें। शिक्षा को राजनीतिक और व्यावसायिक प्रभाव से मुक्त रखा जाए और छात्रों की शिक्षा को सस्ता और सुलभ बनाने की हमें ज़रूरत है।